सो वी आर गोइंग टू स्टडी मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, मोल्स, नंबर एंड मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, इतना बता दिया। तो कुछ क्वेश्चंस जस्ट रिवीजन के लिए है ना, सो दैट यू कैन रिकॉल प्रीवियस कॉन्सेप्ट, तो बताते जाओ। नंबर ऑफ मोल्स है ना इन 5.3 ग्राम Na2CO3 first. Second, number of sodium atoms in above sample. C, if all oxygen atom in above sample है ना form O2 gas, find the volume of O2 at STP। चलो जाइए जल्दी से बताओ इन तीनों के आंसर। ओके, फर्स्ट आंसर जल्दी से बताओ, एक आंसर आ गया मेरे पास। रिमेंबर द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो अब आपको क्या करना है, पहले मोलर मास निकालना है Na2CO3 का। कितना आएगा Na2CO3 का मोलर मास? वन जीरो सिक्स ना, सोडियम का 23, तो Na2CO3 देख रहे थे, तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 3 48, 46 plus 12 plus 48. So if you are going to solve, then this is going to be 106. तो बस अब आपको मोलर मास पता चल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 5.3 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 106। if you are going to solve तो ये आ जाएगा 1/20। ठीक है, ये तो आ गए मोल्स। अब देखो एक मॉलिक्यूल में सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम है ना भाई। Na2CO3 किससे मिलके बना है, 2 सोडियम के एटम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन से। तो इन्होंने पूछा नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, मोल्स पता है तो मॉलिक्यूल्स पता चल गए, राइट। मॉलिक्यूल्स पता है तो एटम्स पता चल गए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इनटू 2, सो दैट इज Na/10, और यू कैन से 6 इंटू 10⁻, क्या लिख लेंगे यहाँ पे 22। ठीक है, अब if all oxygen atoms in above sample form O2 gas, right, same thing, how many number of molecules are there, 1/20 into Na। एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3 एटम है, तो पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल, ये क्या है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल।
उसमें एटम्स कितने इंटू 3। भाई किसी को कोई दिक्कत? राइट, समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए। अब क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस बताओ कितना होगा। ऑक्सीजन गैस का मतलब है O2। जैसे कहीं पे 2 ऑक्सीजन एटम हो तो क्या होगा, 1 O2 मॉलिक्यूल। भाई 2 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, राइट। तो x एटम होंगे तो कितना बनेगा, x/2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इतने एटम होंगे तो कितना होगा, इसका आधा बनेगा। तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितने हो गए, इज नथिंग बट 1/20 और Na/20 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल हो गए। अब क्या करना है, फाइंड वॉल्यूम एट एसटीपी। तो आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। तो ये क्या हो जाएगा, Na से Na कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 3/40। और आप यहाँ डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। आपको यहाँ नंबर ऑफ मोल्स पता थे 1/20। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, 1/20 नंबर ऑफ मोल्स हैं Na2CO3 के, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाते, 3/20। एक में 3 थे तो 3/20। O2 कितने हो जाते, डिवाइड बाई 2, तो 3/40। एनीवे किसी भी तरीके से आप यहाँ पे 3/40 पे आ गए। अब वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। भाई एक मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4 एट एसटीपी। तो बस 3/40 इंटू 22.4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 4 से ये 5.6 जाएगा, तो ये हो जाएगा, राइट, कितना 1.68 लीटर। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया? हाँ जी, ना जी, राइट। चलो फिर एक क्वेश्चन ऐसे फिर से देते हैं। भाई ये आंसर मैंने बताया, आप लोगों ने नहीं बताया, आपने तो गलत गलत आंसर बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, which of the following has maximum mass। ऑप्शंस दे रहा हूं, है ना। ए 9 into 10⁻²² molecules of CO2। B 11.2 liter O2 at STP। C 33.6 liter, या फिर 28 liter CH4 at STP। D 1 gram molecule of H2SO4। E
22.4 liter H2O at STP। चलो ये बता दो 5 ऑप्शन में किसमें सबसे ज्यादा मास। जल्दी बताओ फास्ट, अभी तक आंसर नहीं आया। चलो अभी 2 लोगों के आंसर आए, फास्ट फास्ट फास्ट। कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हाथ बताओ।
आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे पास? ये इब्राहिम को रिजल्ट देखने की जल्दी है, ही इज नॉट हियर। तो मैं आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ। जो लोग गायब है ना, अभी रिजल्ट में तुम्हारी एक वेबसाइट अभी हैंग करेगी, रुको भाई थोड़ा टाइम, आएगा रिजल्ट। ठीक है चलो अच्छा। तो यहाँ पे 9 × 10⁻²2 मॉलिक्यूल्स हैं। सो मोल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na, विच इज 6 × 10⁻23। तो बस इससे आप सॉल्व कर लोगे, ये 22 से तो 10 रह गया, एंड देन यू कैन कट 3/2। 3/20 मोल्स आए। एक मोल का मास कितना होता है? एक मोल का मास 44, तो 3/20 इंटू 40। विल सॉल्व इट। तो ये कुछ है ना, कितना आ जाएगा? ये 0.15 आया, तो ये 6.6 ग्राम। ठीक है। 11.2 लीटर O2 एट STP। इसका मतलब क्या है? अब वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल्स क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 22.4। कितना है वॉल्यूम? 11.2 डिवाइड बाई 22.4, सो यू विल गेट 1/2, और 1/2 मोल्स हुए। तो मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 32, so 16 ग्राम। वेरी गुड भाई, रिजल्ट आ गए। चलो तुम ऐसा करो, मैं ये एग्जाम्पल करा लेता हूँ, फिर सब लोग रिजल्ट ही देख लो पहले, है ना। फायदा क्या है ऐसे पढ़ाने का जिसमें तुम लोग ध्यान ना दे पाओ। मोल्स कितने आ जाएंगे भाई? 28 डिवाइड बाई 22.4। इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 1.25। तो मास कितना आ जाएगा? या 5/4 लिख सकते हो, है ना। 1.25 इंटू 16, तो 20 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयन मींस मोल। तो मोल्स कितने हो गए वहां यहाँ पे? 1। मास कितना हो गया? 98 ग्राम। और यहाँ पे 22.4 लीटर लिखा है, बट STP में वाटर इज नॉट गैस, है ना, इज नॉट गैस। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1 ग्राम/ml, राइट। तो मास कितना हो जाएगा? 22.4 किलोग्राम। तो आंसर हो गया ई। समझ में आया? ठीक है। अब भाई पहले सब लोग, मैं दे रहा हूँ 15-20 मिनट का ब्रेक, उसके बाद से पढ़ाऊंगा। ठीक है। पहले जिन लोगों को देखना है देख लो रिजल्ट। ठीक है, 12:30 से स्टार्ट करेंगे, 12:30 से 1:30 पढ़ाएंगे, ठीक है फिर। ठीक है, देख लो रिजल्ट। ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन इज, आपको मोल्स के रिकलेक्शन बता दिया। अब थोड़ा सा STP के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो एक टर्म है जो हम गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं गैसियस लॉज। ठीक है। उन गैसियस लॉज में जो बात निकल के आती है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल्स टू nRT। आगे पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में, एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ समझा देते हैं ये STP कहाँ से आया, उसके पीछे का रीजन ये है PV इक्वल्स टू nRT, वेयर P इज, किसी ने ये सुना है पहले? वेयर P इज प्रेशर। हाँ भाई, देखा है? ओके वेरी गुड, अगर देखा है तो। नहीं तो यहाँ पे, यहाँ
T प्रेशर है एंड V इज वॉल्यूम। लेकिन जो आपने पढ़ा है उससे अभी हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यू कैन से यूनिवर्सल आइडियल गैस कांस्टेंट। एंड T क्या है? दैट्स ए टेम्परेचर। थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। जैसे कहीं पे भी कोई सॉलिड रखा हो, जैसे मान, है ना, राइट, कोई कहीं पे भी कोई सॉलिड रखा हो, सॉलिड लेट्स से बहुत सा लंप सा रखा हो, इतना ऐसे बॉक्स टाइप में रखा हो लेट्स से। तो अगर आपको डिफाइन करना है तो आप बोलोगे भाई ये कौन सा सब्सटेंस है, मान लो CaCO3 है। यू विल से व्हाट इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस, व्हाट इज द लेट्स से वॉल्यूम इट इज ऑक्यूपाइड बाय दिस सब्सटेंस, राइट, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, राइट। तो आप बताओगे कि बस सब्सटेंस कौन सा है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, राइट, साइज क्या है, कुछ भी ऐसी बातें बताओगे, राइट। तो ये डिफाइन हो जाएगा ये कौन सा सब्सटेंस है CaCO3, और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाएंगी। वैसे ही किसी भी कंटेनर में अगर गैस रखी हो, तो गैस को डिफाइन करने के लिए इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही है गैस, बताना पड़ेगा ये किस टेम्परेचर पे ऑक्यूपाई कर रही है, क्योंकि होता ये टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो गैस जो है ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई भी कर सकती है, ठीक है, राइट। कुल मिला के क्या है, अच्छा ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है ये होता क्या है एक्चुअली में, कोई बताएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट, है ना, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन ऑफ गैस पार्टिकल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, एंड दैट्स व्हाई दे मूव मोर, मतलब फिर क्या होगा, सेम लेट्स से टेम्परेचर ज्यादा हो गया, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, तो फिर उनके लिए ज्यादा वॉल्यूम लगेगा। तो ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा था कि कैसे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा टेम्परेचर से। सो वी हैव टू डिफाइन कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही है, टेम्परेचर क्या है, कितना कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस के यहाँ प्रेजेंट है, राइट, और उसके कारण ये कितना प्रेशर जनरेट कर रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर यहाँ पे? तो होता ये है, बॉल्स, अगर मान लो एक बॉल लें और लेट्स से इस बॉल को दीवार पे ऐसे मारे, है ना, मान लो ये मूवेबल है ना, हमने बॉल ली और इसको मूवेबल, तो जैसे ही हमने इस पे मारा ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है और उस फोर्स के हिसाब से ये बॉल, ये जो दीवार है वो मूव हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? इसका मतलब हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, सर हमें एरिया पता है कितने एरिया पे एक्सर्ट किया तो हम प्रेशर बता सकते हैं। वैसे क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स हाई एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ये जो क्या है कंटेनर की जो वॉल्स हैं उन पे जाके टकराएंगे, पर सेकंड कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल टकरा रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट करेंगे और दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर। तो ये चार पैरामीटर अगर हम बता देंगे तो हम कह पाएंगे कि भाई गैस किस लालच से किस टेम्परेचर पे है, मतलब डिफाइन कर पाएंगे गैस की स्टेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें ये चार फंक्शन चाहिए, ठीक है, कौन कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पे इनकी यूनिट्स क्या है, मतलब इनको मेजर किस किस में करते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट्स हैं, पहली यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल, है ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल, ये पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है 1 बार,
1 bar is equals to 10⁵ Pascal, or you can say 10⁵ Newton meter square. Another unit 1 bar. Third unit ATM. ATM का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अपने अर्थ का प्रेशर है, जनरल हम मानते हैं 1 ATM. वो कितना आता है? 1.013 into 10⁵ Pascal, or you can say 1.013 into 10⁵ Newton meter square, or you can say 1.013 bar, or you can say 760 mmHg, है ना. हाइट ऑफ मरकरी टावर, है ना. प्रेशर कैसे निकालते हैं? हाइट देखते हैं वो बैरोमीटर में कि कितनी मरकरी की जो है कितनी हाइट है. तो कितनी हाइट होती है? 760 mm, मतलब मिलीमीटर. mm का मतलब है मिलीमीटर, और यू कैन से 760 टॉर. तो यहाँ पे बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन आ गए, है ना. एक बार, एक आ गया यहाँ mmHg, और एक आ गया टॉर. तो थर्ड यूनिट क्या हो गई? फोर्थ यूनिट डी टॉर. 1 टॉर इज नथिंग बट 1 mmHg. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखना है. 1 ATM क्या होता है? ठीक है, पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बार, mmHg, टॉर, इन सब में भी आ सकता है. और एक और होता है PSI, वो हमें जरूरत नहीं है. PSI, दिस इज पाउंड इंच स्क्वायर, स्क्वायर इंच. कहाँ यूज होता है? पाउंड स्क्वायर इंच का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो प्रेशर ले रहे हैं वो पाउंड के टर्म्स में ले रहे हैं, और जो एरिया है वो इंच के टर्म्स में ले रहे हैं. कहाँ यूज होता है ना. तो मेजर प्रेशर इन पाइप्स, अगर कहीं पे गैस पाइप है या फिर वाटर का कोई पाइप है ना, पाइपलाइन लगी हुई है, तो आपको पता होगा पाइप्स जो है ना, वो उनका जो डायमीटर है वो इंच में आता है. सही है, किसी को ये बात पता है? मतलब rather than giving सेंटीमीटर, they are going to tell you कि आधा इंच का पाइप है, 1 इंच का पाइप है. अगर किसी के घर में कंस्ट्रक्शन हुआ होगा then they will know. ठीक है, आपके घर में अगर पाइपलाइन लगी है then you can check प्रेशर, अगर वहां पे कहीं पे दिख जाएगा. ठीक है, राइट. तो जनरल जो यूजेस हैं उनमें इंच के हिसाब से, तो वहां पे जो प्रेशर लिखा होता है वो आता है PSI में, पाउंड स्क्वायर इंच. बट इसका हमें कोई लेना देना नहीं है. वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अगर हम निकालना चाहें 1 पाउंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं kg में, एंड देन इंच. तो अभी वी आर नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है, क्या होगा? इसके बाद वॉल्यूम. वॉल्यूम की तो यूनिट बहुत आसान है, बट फिर भी इंटर कन्वर्जन में कभी कभी भूल जाते हैं. जैसे पहली यूनिट है 1 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, याद रखना है. दूसरा है 1 डेसीमीटर क्यूब. 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, याद रखना है ये सब बातें. तीसरी है 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट. 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 10⁻³ लीटर, और यू कैन से 1 ml. ठीक है, ये रिलेशन याद रहेंगे. ठीक है, तो ml के टर्म्स में भी लिख देते हैं. यहाँ पे 1000 ml हो गया, और ये 10⁻6 ml वॉल्यूम. फिर टेम्परेचर की भी यूनिट आपको पता है, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो बस इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला है वो देख लेते हैं. तो T डिग्री सेल्सियस,
या सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड दोनों चलेगा। T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 प्लस T केल्विन। तो एग्जांपल है, लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ये लेकिन मेरे को लगता है ये सबको पता होगा, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट वाला कैसे होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस माइनस, सॉरी नॉट माइनस, डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसकी एक रिलेशन और है। टेम्परेचर और क्या है, मोल्स तो पता ही है हमें, मोल्स की यूनिट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल्स की यूनिट क्या होगी? कुछ नहीं, मोल्स तो नंबर है ना। चलो, तो अब बात आती है यूनिट ऑफ आर। तो PV इक्वल्स टू nRT है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? PV बाई NT। क्या हो जाएगी वैल्यू? PV बाई NT। अब अगर मान लो हम यूनिट देख रहे हैं, तो यूनिट अगर हमने ATM में लिखा, फिर हमने लीटर में, एक यूनिट बनेगी ATM लीटर पर मोल केल्विन। पहली यूनिट बनेगी ATM लीटर मोल केल्विन। अगर ATM लीटर मोल केल्विन है तो वैल्यू ऑफ R होती है R की वैल्यू आती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। एक यूनिट ये हो गई। दूसरी यूनिट, लेट्स से अगर हम जो प्रेशर है उसको ATM में ना लिख के न्यूटन मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो 1 ATM को कन्वर्ट कर लेंगे 1.013 इंटू 10⁵, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो 1.013 इंटू 10⁵, ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू, पहले तो यूनिट देख ले रहे हैं पहले, फिर वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। पहले यूनिट देख लेते हैं। तो अगर मान लो यूनिट जो है वो ATM की जगह ना लेके न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दिया, और लीटर को फिर क्या लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड यूनिट में? मीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल केल्विन। तो क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर से ये है ना कटेगा, क्या बचेगा? मीटर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर डिवाइड बाय मोल केल्विन। और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? वर्क इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो जूल। तो जूल मोल पर केल्विन। आर की दूसरी यूनिट क्या है? जूल पर मोल केल्विन। ये वाली यूनिट कहाँ यूज होगी? इन गैसियस स्टेट। चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम, जहां पे यही वाली यूज होगी। ये वाली यूनिट जनरली कहाँ यूज होगी? थर्मोडाइनमिक्स। तो आर की वैल्यू क्या निकल के आती है? तो आर की वैल्यू आती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इनमें अप्रोक्सीमेशन भी है। इस 8.314 को हम लिख सकते हैं 25/3 अप्रोक्सीमेटली। और इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1/12। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/12। तो कई बार कैलकुलेशन करते टाइम पे ये वैल्यूज आसान पड़ती हैं, ठीक है। अब और यूनिट क्या हो सकती है? जूल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में, तो एक यूनिट ये भी हो सकती है कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। थर्ड यूनिट, तो वैल्यू ऑफ आर हो जाएगी, है ना, 8.314 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा?
अगर हमें जूल को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सॉरी कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, मुझे बताओ। किसी को नहीं पता है? वन कैलोरी इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? तो शॉकिंग है, एक बच्चे ने आंसर दिया है, ये देखो, विवेक ने नेट से चेक करके दिया है। नेट से चेक किया है ना विवेक? तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, राइट। तो इसको इसमें से क्या करो आप, है ना, 4.18 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 8.314, लेट्स से 4.18 से डिवाइड करो और 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ हमने यहाँ पे कोई चेंज तो किया नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई एक ही यूनिट से किया है। ये 4.18 जूल को लिख दो आप कैलोरी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8.314 डिवाइड बाई 4.18, तो ये आएगा कैलोरी पर मोल कैलोरी। समझ में आया? और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अप्रोक्सीमेटली 1.99 के आसपास वैल्यू आएगी, तो 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन, विच इज 9 या फिर 98 ऐसा कुछ आएगी। देखते हैं इसको सॉल्व करके देख लो एक बार, 98 के आसपास आती है, 9899 के आसपास आती है, तो फिर हम वी आर अप्रोक्सीमेटली राइटिंग इज 2 कैलोरी पर, अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। समझ में आया यूनिट कन्वर्जन क्या किया? ठीक है, राइट। तो ये तो हो गई आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक समरी में यहाँ पे लिख लेते हैं। R equals to 0.0821 ATM liter per mole Kelvin। ठीक है, then it is also equals to 8.314 joule per mole Kelvin, which is also equals to 1.98 calorie per mole Kelvin। और जिनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम लिख सकते हैं 1/12, है ना, ATM लीटर। 1/12 करोगे तो वैल्यू आएगी 0.825, क्या वैल्यू आएगी, 1.0825, विच इज वेरी क्लोज टू दिस, इसलिए 1/12 लिख ले रहे हैं। इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 25/3। 25/3 की वैल्यू कितनी आती है, 25/3 की वैल्यू आएगी 8.33, है ना, ये आया 0.825। so you can see अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं ये वैल्यूज, है ना। 8.314 की जगह क्या लिख दे रहे हैं, 25/3, और ये कितना है 2। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एटीएम लीटर वर्ग की एक यूनिट है ना। एटीएम लीटर को कैसे कन्वर्ट कर लिया था हमने, जूल में बना लिया था ना, एटीएम लीटर से जूल आ गया था ना। तो एटीएम लीटर इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
ये थोड़ा यूनिट कन्वर्जन है, याद रखना। 1 ATM लीटर इक्वल्स टू 1.013 into 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। तो ये आया आपका, सॉरी, वॉल्यूम। लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो क्या होगा, हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वैल्यू रख के देख रहे हैं। सो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इससे वैल्यू कितनी आई, 101.3 न्यूटन मीटर, और यू कैन से 101.3 जूल। तो 1 ATM लीटर is equals to 101.3 joule, which is approximately treated as 100, कैलकुलेशन पर्पज के लिए 100। तो 1 ATM लीटर पर मोल केल्विन क्या हो जाएगा, 101.3 जूल पर मोल केल्विन। तो 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन क्या हो जाएगा, 0.0821 into 101.3 जूल पर मोल केल्विन। तो अगर 100 से ही केवल मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता है 8.214, राइट। थोड़ा 100 से ज्यादा कर रहे हैं तो इसीलिए 8.21, सॉरी, तो इसीलिए आंसर आ रहा है 8.314। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे यही आंसर आएगा। आर यू गेटिंग? ये कैसे आए वैल्यूज आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे हुए 0.0821 से 8.314? तो भाई ये देखो, ये तो था पूरा यूनिट कन्वर्जन। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी अभी, है ना, बट ये बेसिक्स है, पता होना चाहिए, आगे काम आएंगे। किसी को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। ठीक है, डन। चलो आगे कुछ और बातें जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो अब ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हमें समझ में आ गया। लेट्स से एट एसटीपी हमने क्या देखा था, P इक्वल्स टू 1 ATM, V इक्वल्स टू 1 लीटर, सॉरी V इक्वल्स टू V इज नॉट नोन, है ना, एंड N इक्वल्स टू 1 मोल एंड T इक्वल्स टू 273 केल्विन।
सो कैन वी कैलकुलेट V वैल्यू यहाँ से 1 into V equals to 1 into 273 R. R की वैल्यू 0.0821. When you are going to solve it, तो यह वैल्यू आती है 22.4. And that's why we are saying 22.4 लीटर. एक मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर एसटीपी पे. ये यहाँ से आ रहा है. तो आपको और कौन सी बातें याद रखनी है? 273 R is nothing but 22.4. क्या याद रखना है कैलकुलेशन के लिए? 273 R equals to 22.4. ठीक है, ये याद रखना है कैलकुलेशन के लिए. तो कहीं पे भी अगर, क्योंकि ये आप हर बार मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू तो दिक्कत हो सकती है, राइट? चलो और क्या समझते हैं हम? अच्छा एक बात और, टेम्परेचर चेंज होने से या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ये आप देख सकते हो करेक्टली. जैसे मान लो अगर मैंने प्रेशर 1 atm ही रखा और टेम्परेचर लेट्स से आई हैव डन टू 400 Kelvin, राइट? मोल्स भी 1 है, 1 मोल है. सो यू कैन सी V इज नथिंग बट 400 R. तो आप यहाँ लिख दोगे 400 into 0.0821. सो दिस इज नथिंग बट 8.21. 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 8 एंड ये हो जाएगा आपका कितना? 32. सो दिस इज 332.84 लीटर हो जाएगा. You can see by changing the temperature the volume is going to change. इसीलिए ये मेंशन करना पड़ता है जब वॉल्यूम लिखते हैं कि वो एसटीपी पे है. कंडीशन क्या है? एसटीपी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इतनी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली वी आर गोइंग टू चेंज द प्रेशर आल्सो, तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. तो अभी उस पर नहीं आ रहे हैं, राइट, कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, राइट. बट यहाँ याद रखना है एसटीपी इज इम्पोर्टेंट. कहीं पे लिखा है 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू, और एसटीपी नहीं लिखा है, वी कैन नॉट से इट इज 1 मोल. ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान दिलाने के लिए है कि एसटीपी मस्ट बी रिटेन. वैसे ऐसा कोई लिखता नहीं है, फिर भी जस्ट फॉर द नॉलेज कि भाई एसटीपी शुड बी मेंशन. क्लियर है? तो ये तो था बेसिक उसका कि भाई ये कहाँ से आ रहा है 22.4 एसटीपी वगैरह. अब कुछ और बातों पे चलते हैं. तो अभी हमें ये वॉल्यूम, मास, नंबर ये सब पता चल चुका है. अब नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं वो है डेंसिटी. नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझने वाले हैं वो है डेंसिटी. तो डेंसिटी दो तरह की है. एक तो एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी. जैसे मैं बोलूं कि मास, एक तो एब्सोल्यूट मास, जैसे तुमसे बोला जाए कि तुम्हारा मास 60 kg है, और एक बोला जाए कि तुम्हारा रिलेटिव मास, तुम्हारा एक छोटा भाई है, उसके कंपैरिजन में तुम 2 times हैवियर हो, then it is a relative mass. With respect to your brother you are 2 times heavier. ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, सबको पता है. एंड इसीलिए इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? पहली यूनिट क्या होगी? लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी ग्राम. मास जो है वो लेट्स से स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं पहले, किलोग्राम. वॉल्यूम किस में लेंगे? मीटर क्यूब. तो पहली यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर क्यूब. दूसरी यूनिट सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से ग्राम पर ml. एंड तीसरी एक और यूनिट होती है, वो होती है ग्राम पर लीटर. ठीक है, मास बाय वॉल्यूम. रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस है. किसी के रेस्पेक्ट में अगर हम बोल रहे हैं तो टाइम्स रेशियो आ गया. रेशियो का कोई वैल्यू यूनिट नहीं होता है ना. रेशियो केवल उसमें आएगा कि एक नंबर आएगा, है ना. तो यूनिट्स आ गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर ml. रिलेशन क्या है ये मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. 1 ग्राम पर ml इक्वल्स टू
1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ग्राम पर लीटर, है ना। एक तो ये रिलेशन है, दूसरा ये है 1 kg पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये यूनिट सेम है। तो लेट्स से कहीं पे लिखा है डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी कहीं लिखा है 13.6 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है 13.6 इंटू 1000 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है ना। एग्जाम्पल, या वाइस वर्सा, उल्टा, है ना। अगर यहाँ पे ये दे रखा है 1000 से, तो यहाँ 1000 से डिवाइड करके ये ग्राम पर ml में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? ये ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं हम, भी हमने ऊपर ml लिखा तो ml लिख देते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ अ गैस एट STP, अगर किसी गैस की डेंसिटी निकालें STP पे, तो लेट्स से एक कंटेनर है, उसमें हम देख लें कि कितना मास है और इसका कितना वॉल्यूम है, तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी। सिंपलिसिटी के लिए लेट्स से इस कंटेनर में हमने 1 मोल ले लिया, राइट। तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? मोलर मास। 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम। 1 मोल का वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम, विच इज डिफाइंड एज 22.4, राइट। मोलर वॉल्यूम कितना डिफाइन है? 22.4 लीटर। तो यहाँ पे मास क्या जाएगा? मोलर मास, तो मोलर मास ही रहेगा, विच यू कैन कैलकुलेट, डिवाइड बाय 22.4। यूनिट क्या आएगी? मास किस में आएगा? मोलर मास ग्राम में, और ये क्या दे रखा है? यूनिट ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यूनिट क्या आई? ग्राम पर लीटर। तो लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, D इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइड बाय 22.4 ग्राम पर लीटर। तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से डेंसिटी ऑफ N2 एट STP, अगर किसी ने ऐसा पूछा तो हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी इज इक्वल्स टू, राइट, मोलर मास, तो मोलर मास की जगह 28 ग्राम N2 के लिए, डिवाइड बाय 22.4 व्हिच इज इक्वल्स टू 1.25 ग्राम पर लीटर। क्लियर है? किसी भी गैस की निकाल सकते हैं डेंसिटी है STP पे। तो एयर की डेंसिटी निकाल सकते हैं, है ना। एयर की डेंसिटी STP पे निकल सकती है। एयर का मोलर मास कितना आता है? 29 के आसपास आता है। ठीक है, तो 29 डिवाइड बाई 22.4 निकल जाएगी। हाँ ना, बोलो ना जल्दी जल्दी फास्ट। किसी की भी निकाल सकते हैं, बस मोलर मास आ। एक जनरल फॉर्मूला भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसका, राइट। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे? डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास बाई मोलर वॉल्यूम। आपको पता है PV इक्वल्स टू NRT, एन की वैल्यू 1 रखी गई है, तो PV इक्वल्स टू RT। मोलर वॉल्यूम निकालना है, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? RT बाई P। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू रख दो, तो D इक्वल्स टू M मोलर मास, M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेट्स से,
डिवाइड बाई RT बाई P. सो P ऊपर चला जाएगा है ना, और D इक्वल्स टू PM बाई RT. जनरल फॉर्मूला. किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे डेंसिटी ऑफ गैस निकाल सकते हैं. यहाँ STP की जरूरत नहीं है. किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर पे आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. ठीक है, ये नोट करके लिख सकते हो. नोट. डेंसिटी में बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी में आता है, लेट्स से पहले डेंसिटी ऑफ अ गैस ऑफ ए गैस विद रेस्पेक्ट टू बी गैस. जैसे मैंने मास के बारे में बोला था है ना, तो डेंसिटी ऑफ ए गैस विद रेस्पेक्ट टू बी गैस. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बी. क्या होता है डेंसिटी ऑफ ए? मोलर मास, लेट्स से कैपिटल MA बाय मोलर वॉल्यूम BA डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ B डिवाइड बाई B. अब सिंस बोथ गैसेस आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, भाई अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों गैसेस एक ही उस पे तो होंगी कंडीशन में, देन वी आर गोइंग टू से ना डेंसिटी क्या होगी, राइट. या फिर इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो आप, PMART है ना डिवाइड बाई PMBRT. तो ये कट जाएगा सब है ना, सिंस बोथ गैसेस आर प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, hence VA equals to VB. ये कट गया, तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ A gas with respect to B gas is nothing but molar mass of A gas divided by molar mass of B gas. ठीक है, ऐसे एग्जांपल लिख लेते हैं. डेंसिटी ऑफ SO2 gas with respect to methane gas is, तो डेंसिटी ऑफ SO2 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ SO2 64 डिवाइड बाय 64. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, डेंसिटी ऑफ any gas with respect to hydrogen gas. Density of any gas with respect to hydrogen gas. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, vapor density. The term is called vapor density. हमने B गैस को रिप्लेस करके क्या कर दिया, हाइड्रोजन लिख दिया. ठीक है, तो शॉर्ट में वेपर डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ A gas with respect to density of hydrogen which is molar mass of A डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2. तो फॉर्मूला आपका बन गया वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइड बाय 2. समझ में आया? तो किसी ने बोला है एक हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन है, उसकी वेपर डेंसिटी 15 है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मोलर मास? Sir, molar mass will be vapor density into 2, which is 30. हाँ,
30 हो जाएगा। तो 30 से फिर आप पता कर लोगे कि एल्केन कौन सा होगा, तो C2H6। ठीक है, चेक करके देखोगे हिट एंड ट्रायल से CH4 C2H6 ऐसे करके, सो यू विल गेट। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आप पता लगा लोगे, है ना। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, थोड़ा सा अलग है टर्म। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर की जो डेंसिटी है यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम एक टेम्परेचर मेंशन कर रहे हैं कि हम सारे वाटर की डेंसिटी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर कर रहे हैं। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या मानी गई है, 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1 ग्राम पर ml। दिस इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ, है ना, ये वाटर की डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है मिनिमम, थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम, है ना, राइट। तो डेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू वाटर के लिए है वो 1 ग्राम पर ml। बाकी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये थोड़ा कम होता जाएगा, 0.99 समथिंग, बट कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम हमेशा 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, आसान रहता है। एनीवे तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेट्स से कहीं पे लिखा है x ग्राम पर ml और ये लिखा है 1 ग्राम पर ml। तो क्या हुआ, यूनिट कट गई, क्या आया x। इसका मतलब क्या है, हेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी is equals to magnitude of absolute density of any substance। है ना, ये वॉट 1 से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा और ये यूनिट कट जाएगी। तो ये याद रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे देते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है केवल। जैसे एक एग्जांपल, एनी सब्सटेंस, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज 2 लेट्स से। इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 2 ग्राम पर ml। ठीक है, समझ में आ गया। वाटर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, वाटर की डेंसिटी तो 1 ही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, यूनिट हटा देंगे। तो ये सारे टर्म्स थे डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं दे रहा हूं होमवर्क। अच्छा, मैंने फर्स्ट 40 क्वेश्चन दिए थे, उनमें किसी को कोई डाउट, पहले मैं पूछ लेता हूँ। फर्स्ट 40 क्वेश्चंस, how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 moles of oxygen atom। देख लो भाई,
एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 8 ऑक्सीजन एटम। एक मोल में कितने होंगे? 8 मोल। तो यहाँ एक मोल में कितने होंगे? 1/8। तो 0.25 में कितने होंगे? 1/8 इंटू 0.25। सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 8। The weight of a molecule is, तो देख लो ये कितना होगा, 60 इंटू 12 प्लस 122। एक मॉलिक्यूल का वेट किस में आएगा? AMU में। तो ये हो गया 720 प्लस 122, 842 AMU। यहाँ AMU में आंसर दे नहीं रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24, 842 इंटू 5/3 ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व कर लो, आंसर बोलो। नहीं सर, मुझे मतलब ये नहीं बोलना था कि 8 क्वेश्चन में डाउट है। आपने जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में एक सवाल पूछा था उसी के जवाब में 8 बोला था। अच्छा अच्छा, और बोलो। हाँ प्रणव। हाँ 25। 1.66 लेना चाहिए बेटा, 1.6 मत लो। और 1.66 का मैंने आपको ट्रिक बता दिया है ना, 5/3। कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो 5/3। 25th नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम आयन। ग्राम आयन का मतलब क्या है? मोल। फिर 2 मोल में आयन्स पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे। NO3 में देखो। हाँ बोलो ना, बोलो प्रणव। हाँ, नाइट्रोजन में कितने हैं? 7। ऑक्सीजन में कितने? 8 इंटू 3। एक बाहर से आया है, 32 हो गए। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 64 Na। और किए नहीं है आप लोगों ने? कर लो भाई, नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। खत्म कर रहे हैं क्लास, डेंसिटी तक रिवाइज करके।